तो देखो, किसी वक्र की अनंत स्पर्शी कैसे ज्ञात करते हैं। किसी वक्र की अनंत स्पर्शी, असिम्प्टोट्स ऑफ कर्व, किसी वक्र की अनंत स्पर्शी है क्या। देखो, तो जैसे मान लो कि वक्र की अनंत स्पर्शी है ना, अनंत स्पर्शी। तो अनंत स्पर्शी या अनंत स्पर्शियाँ, तो यहाँ पे देखो इसकी परिभाषित कैसे करेंगे। जैसे एक वक्र है इस प्रकार का, मान लो एक सरल रेखा है और इस प्रकार है ये, ठीक है। तो ये एक वक्र है, जिस वक्र का समीकरण है y बराबर fx। तो मूल बिंदु है ये, और मूल बिंदु से निश्चित दूरी पर है ये, ठीक है। मूल बिंदु से परिमित दूरी पर कोई सरल रेखा किसी दिए गए मूल बिंदु से अनंत दूरी पर यदि किसी दिए गए वक्र को स्पर्श करती है, क्या बोलेंगे, मूल बिंदु से परिमित दूरी पर यदि कोई सरल रेखा मूल बिंदु से अनंत दूरी पर यदि किसी दिए गए वक्र को स्पर्श करती है, तब वह सरल रेखा उस वक्र की अनंत स्पर्शी कहलाती है। जैसे मान लो ये वक्र है, ये कहाँ स्पर्श करेगा, इस सरल रेखा को अनंत पर, ठीक है। कहाँ पर स्पर्श करेगा, अनंत पर। तो ये सरल रेखा इस वक्र की अनंत स्पर्शी कहलाएगी। तो क्या परिभाषा होती है, मूल बिंदु से परिमित दूरी पर कोई सरल रेखा यदि मूल बिंदु से अनंत दूरी पर किसी दिए गए वक्र को स्पर्श करती है, तब वह सरल रेखा, यहाँ जहाँ स्पर्श करेगी उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी अनंत है, ठीक है। लेकिन ये मूल बिंदु से ये सरल रेखा की दूरी परिमित है, नापा जा सकता है। तो मूल बिंदु से परिमित दूरी पर कोई सरल रेखा मूल बिंदु से अनंत दूरी पर किसी दिए गए वक्र को स्पर्श करती है, तब वह सरल रेखा उस वक्र की क्या कहलाती है, अनंत स्पर्शी। तो क्या बोलेंगे, मूल बिंदु से परिमित दूरी पर कोई सरल रेखा यदि मूल बिंदु से अनंत दूरी पर किसी दिए गए वक्र को स्पर्श करती है, तब वह सरल रेखा उस वक्र की क्या कहलाती है, अनंत स्पर्शी। तो क्या लिखेंगे परिभाषा, मूल बिंदु से परिमित दूरी पर कोई सरल रेखा मूल बिंदु से परिमित दूरी पर कोई सरल रेखा यदि मूल बिंदु से अनंत दूरी पर किसी दिए गए वक्र को स्पर्श करती है, किसी दिए गए वक्र को स्पर्श करती है, तब वह सरल रेखा उस वक्र की क्या कहलाती है, अनंत स्पर्शी कहलाती है, अनंत स्पर्शी कहलाती है। तो मूल बिंदु से परिमित दूरी पर कोई सरल रेखा यदि मूल बिंदु से अनंत दूरी पर किसी दिए गए वक्र को स्पर्श करती है, तब वह सरल रेखा उस वक्र की क्या कहलाती है, अनंत स्पर्शी। तो जैसे यहाँ सरल रेखा यल वक्र y = fx की अनंत स्पर्शी है, यहाँ सरल रेखा यल वक्र y = fx की अनंत स्पर्शी है, अनंत स्पर्शी है। यहाँ सरल रेखा यल वक्र y = fx की अनंत स्पर्शी है, अनंत स्पर्शी है। अब किसी वक्र की अनंत स्पर्शी ज्ञात करने की विधि लिखो आप,
किसी वक्र की अनंत स्पर्शी ज्ञात करने की विधि। किसी वक्र की अनंत स्पर्शी ज्ञात करने की विधि। किसी वक्र की अनंत स्पर्शी ज्ञात करने की विधि। किसी वक्र की अनंत स्पर्शी ज्ञात करने की विधि। किसी वक्र की अनंत स्पर्शी ज्ञात करने की विधि। किसी वक्र की, ठीक है, तो क्या करेंगे, अनंत स्पर्शी कैसे ज्ञात करेंगे किसी वक्र की। सबसे पहले क्या करोगे, सुनो, कार्य विधि लिख लो। कार्य विधि हैं, बहुत आसान है। सुनो, कोई वक्र का समीकरण दिया रहेगा तो मान लो उसमें सबसे बड़ी घात का पद 3 घात का पद है मान लो, तो 3 घात के पद में s के स्थान पे 1 है और y के स्थान पे m रखेंगे और उसको दर्शा देंगे फाई 3m से, क्योंकि सबसे बड़ी घात मान लो 3 है तो उसको फाई 3m से, 4 घात तो फाई 4m से, n घात तो फाई nm से, ठीक है। तो s के स्थान पे 1 रखेंगे और y के स्थान पे m रखेंगे वक्र के समीकरण में, जो आएगा उसको दर्शाएंगे फाई 3m से, ठीक है। फिर 2 घात के पद में s के स्थान पे 1 और y के स्थान पे m रखेंगे, उसको दर्शाएंगे फाई 2m से। फिर फाई 3m को 0 के बराबर रखकर m के लिए सॉल्व करेंगे, तो m का मान आएगा मान लो m1 m2 m3, ठीक है। फिर क्या करेंगे, m3 का m के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो फाई 3 आएगा। फिर क्या करेंगे, c बराबर माइनस फाई 2m अपान फाई 3 का एक फार्मूला बनाएंगे। c बराबर होता है माइनस फाई 2m अपान फाई 3 अब ये m के रूप में रिजल्ट रहेगा, तो m का जो मान m1 आया है यहाँ रख देंगे तो आपको c1 मिल जाएगा। m का मान m2 रख देंगे तो यहाँ c2 मिल जाएगा और m का मान m3 रख देंगे तो c3 मिल जाएगा। तो m1 और c1, m2 c2, m3 c3 ये रख देंगे y इज इक्वल टू ms प्लस c में, ठीक है। तो पहले रखेंगे m1s प्लस c1, दूसरा क्या होगा y बराबर m2s प्लस c2 और फिर y बराबर क्या होगा m3s प्लस c3। यही दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शियाँ, दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शियाँ। तो रूल क्या है, सबसे पहले दिए गए वक्र के समीकरण में उच्चतम घात के पद में s के बराबर 1 और y बराबर m रखकर फाई n m ज्ञात करते हैं। फाई n m मान लेते हैं, m सबसे बड़ी घात n है, ठीक है। फिर फाई n m को 0 के बराबर रख कर m के लिए सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं m के मान आते हैं m1 m2 डैश डैश mn, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, फिर अगले उच्चतम घात के पद में s के स्थान पे 1 और y के स्थान पे m रखकर फाई n माइनस 1 m प्राप्त करते हैं। फिर क्या करेंगे, फाई n m का m के सापेक्ष अवकलन करेंगे। फार्मूला क्या लगाएंगे, c बराबर माइनस फाई n माइनस 1 m अपान फाई 3 m, ये फार्मूला है। अब इसमें m के जो मान प्राप्त हुए हैं, फाई n m को 0 के बराबर रखने से m के जो मान मिले हैं उन मानों को इसमें मान रखते जाएंगे तो c के मान मिलते जाएंगे, ठीक है। m और c के संगत मानों को y बराबर ms प्लस c में रखकर दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शी ज्ञात कर लेते हैं। दिए गए वक्र की क्या कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उच्चतम घात के पद में s के स्थान पे 1 और y के स्थान पे m रखेंगे। फिर उससे अगले उसको फाई n m ज्ञात कर लिखे देते हैं। लिखो नंबर फर्स्ट, वर्किंग रूल, s के उच्चतम x के वक्र के समीकरण में लिखो, वक्र के समीकरण में उच्चतम घात के पद में, उच्चतम घात के पद में s बराबर 1 y बराबर m रख कर
फाई एन एम ज्ञात करते हैं। दूसरा क्या है, फाई एन एम इज इक्वल टू 0 को एम के लिए हल करते हैं, एम के लिए हल करते हैं। माना एम बराबर M1 M2 डैश डैश MN प्राप्त होता है। फिर अगले उच्चतम घात के पद में, अगले उच्चतम घात के पद में x बराबर 1 और y बराबर m रख कर फाई n माइनस 1 m ज्ञात करते हैं, ज्ञात करते हैं। फिर चौथे नंबर में क्या करते हैं, फाई n m का m के सापेक्ष अवकलन करते हैं, अवकलन करते हैं। फाई n m का m के सापेक्ष अवकलन करते हैं। ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, पांचवा c बराबर माइनस फाई n माइनस 1 m अपान फाई n डैश m से m के संगत मानों के संगत, m के संगत मानों के संगत, m के संगत मानों के संगत c का मान C1 C2 C3 डैश डैश Cn ज्ञात करते हैं। ज्ञात करते हैं। m और c के संगत मानों को 6 नंबर, m व c के संगत मानों को y बराबर mx प्लस c में रख कर दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करते हैं, अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करते हैं। ठीक है, अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करते हैं। ठीक है। तो एक बार एक महात्मा जी थे, वे अपने शिष्यों को ये बोले कि पूरी दुनिया का सार तत्व लिख कर ले आओ, समरी। क्या लिख कर ले आओ, समरी लिख कर ले आओ। तो उनके गुरु शिष्य जो थे एक ग्रंथ रामायण जैसे लिख के ले आए। तो गुरु जी बोले कि आज लोगों के पास टाइम कहाँ है, इतना बड़ा कौन पढ़ेगा। तो बोले कि एक लेसन और छोटा करके ले आओ। तो वे एक लेसन में लिख के ले आए। ठीक है, 50 पन्ने की किताब। तो बोले कि नहीं और छोटा करके ले आओ। तो 4-6 पेज में लिख के ले आए। फिर बोले कि और छोटा करके ले आओ। वे तब तक बोलते रहे कि और छोटा करके ले आओ जब तक एक लाइन नहीं हो गया। वो एक लाइन क्या था, हैं? एक लाइन ये था, कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती, हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। कोई भी चीज़ मुफ्त में, हर एक चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। अब मार्केट में जाओगे 10 रुपये लेकर के, तो 100 रुपये वाले सामान और 1000 रुपये वाले सामान मिलेगा, प्राइस पे करना पड़ेगा। जो चाहिए, एक तो है किताब है सीक्रेट, सफलता के सीक्रेट पर लिखी गई, 25 साल लगा है उस किताब को लिखने में। डेल कार्नेगी अमेरिका के सबसे बड़े स्टील कंपनी के मालिक थे सबसे पहले। आज आप स्टील का यूज करते हो तो पेटेंट प्रोडक्ट है, वे उसको रॉयल्टी इनकम जाती है। किसको? डेल कार्नेगी को। तो वे मरते समय सोचा कि हम ये जानते थे कि मनुष्य जीवन का अवतार लेने का मुख्य मकसद ये होना चाहिए अपनी मुक्ति और जगत का कल्याण।
तो सोचे हमारी मुफ्ती तो अमीर हो चुके हैं, दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, तो हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, अब हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो एक व्यक्ति थे नेपोलियन हिल, वे पहले पत्रकार थे, तो उनको पत्रकार को ये बोले कि हम आपको सैलरी देंगे, आप 25 साल जितने लोग आज पूरी दुनिया में सफल लोग हैं उनका इंटरव्यू लो और उनसे पूछो कि वे सफल कैसे कैसे हुए। ठीक है। और उसकी एक किताब लिखो। तो इस काम को करने में उनको 25 साल लग गया। जितने दुनिया के उस समय सफल लोग थे, सफल लोगों का इंटरव्यू लेते थे, क्या क्या किए आपने। तो वो सफल लोगों का इंटरव्यू लेने के पश्चात जो 25 साल में जो किताब बन के आई, वे किताब का नाम है सोचिए अमीर बनिए। अमीर बनिए, सोचिए और अमीर बनिए। हाँ, थिंक एंड ग्रो रिच ऐसे कुछ नाम है इंग्लिश में। ठीक है। तो उस किताब में यही सब लिखा है, पहले पेज में ये लिखा है। ठीक है। कि सबसे पहले उस किताब में ये लिखा कि जो आपको चाहिए तो उसकी सबसे पहले लिस्ट बना लो। ठीक है। ड्रीम लिस्ट, और फिर उसमें डेट डालो, और डेट डालने के बाद मैं इतने डेट पूरा कर लूँगा। डेट में डालने के बाद क्या करोगे, तो गोल में कन्वर्ट हो गया। फिर उसको 24 घंटे में 4 बार देखो। कितने बार? 24 घंटे में 4 बार। तो पहले बार क्या है, सोने से पहले 1 बार देखना है, और सोकर उठो तो तुरंत देखो, और दिन में 2 बार। ठीक है। तो वे सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा, तो प्राथमिकता वे हो जाएगी आपकी। अभी प्राथमिकता क्या रहती है? प्राथमिकता वे थोड़ी रहती है आदमी की। थिंक एंड ग्रो रिच ऐसे है। हाँ, या बड़ी सोच का बड़ा जादू, बड़ी सोच का क्या बोलते हैं, सोचिए अमीर बनिए, हिंदी में सोचिए अमीर बनिए। नेपोलियन हिल की किताब है। एक और है अमेरिकी चाबी आपके हाथ में, उन्हीं की है, नेपोलियन हिल की। नेपोलियन हिल। हाँ, नेपोलियन हिल राइटर है। तो वे किताब 25 सालों में लिखी गई है। ठीक है ना। तो ये उसमें सब सीक्रेट है कि आप कोई आदमी जो विचार करता है और कोई उसको अचीव करता है, तो उसके बीच में क्या क्या माइंड को करना पड़ता है, वो सब लिखा है सीक्रेट। इसको बंद कर दो थोड़ा सा। तो ये है, तो ये हम आप सब जानते रहते हैं, जानते भी रहते थे, करते नहीं हैं। ठीक है। मैं अपने बात बता रहा हूँ, सबकी बात है कि आगे आदमी कर ही नहीं पाता वे, पर करना चाहिए। ठीक है। जानते हो क्या होता है, एक तो ये होती है हम लोगों की प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग से क्या होता है, प्रोग्रामिंग हमारी जैसी होती है वैसे हमारे क्या होते हैं, थाट होते हैं। जैसे हमारे थाट होते हैं वैसे फीलिंग होती है, जैसे फीलिंग होती है वैसे एक्शन, और जैसे एक्शन हो गए वैसे रिजल्ट। ठीक है। तो प्रोग्रामिंग हम लोगों की अच्छे से चेंज हुई नहीं रहती, हम एक्शन करने लगते हैं। ठीक है। तो एक्शन जब करेंगे तो क्या होगा, वो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग तो चेंज हुई नहीं है। शुरुआत यहाँ से करना चाहिए। ठीक है। जैसे मान लो अब प्रोग्रामिंग हमारी क्या होनी चाहिए, रोज 1 घंटे पीएमए बुक पढ़ना चाहिए। यदि किसी कारण बस नहीं पढ़ पाएंगे तो प्रोग्रामिंग दूसरी है। तो प्रोग्रामिंग तो चेंज हुई नहीं है, तो हमारे विचार तो चेंज होंगे नहीं। जब विचार चेंज तो हमारी भावनाएं तो चेंज होंगी नहीं, हमारी भावनाएं चेंज तो एक्शन चेंज होगा नहीं, और एक्शन चेंज करने की कोशिश भी करेंगे तो 1-2 दिन करेंगे, इसके बाद फिर उसी प्रकार आ जाएंगे। हाँ। तो ये ज़रूरी क्या है, प्रोग्रामिंग को बहुत जल्दी जल्दी बदलें। ठीक है। जिससे अनुकूल आपको बनना है, जैसे जाना है, तो उसके अनुकूल प्रोग्रामिंग को चेंज करेंगे, तब फिर हम क्या कर पाएंगे, तब एक्शन कर पाएंगे। ठीक है। तब फिर रिजल्ट चेंज होगा। ये उसमें ही लिखा है, उस किताब में ही। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा था, किसी बकर की अनंत स्पर्शी पर एक क्वेश्चन देखते हैं, जो बोले हैं उसी पर आधारित हूबहू उसी प्रकार करते जाएंगे। बकर की अनंत स्पर्शी, तो लिखो निम्नलिखित वक्र की अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित वक्र की, लिखो निम्नलिखित वक्र की अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित वक्र की अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कीजिए।
अनंत स्पर्शी कोई जरूरी नहीं है कि एक ठन रहे, कई अनंत स्पर्शियाँ हो सकती हैं। एक वक्र की। हाँ, एक वक्र की। ठीक है, तो वक्र का समीकरण क्या है? x का क्यूब प्लस 2x² y माइनस x y स्क्वायर 3x y प्लस 3y स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब तो इस वक्र के समीकरण में उच्चतम घात का पद कौन कौन है? देखो सुनो, उच्चतम घात का पद कौन है? घात 3 का पद ये है, क्योंकि इसकी घात 3, ये भी घात 2 और 1 मिलकर घात 3 का ये भी माना जाएगा। घात 3 का ये भी, ऐसी घात 1 बाई घात 2 मिलकर घात 3। इसका 2। हाँ, और ये तो 2 घात के, 2 घात के, 1 घात के, 0 घात का। तो उच्चतम घात के पद में क्या करेंगे? s की घात, यहाँ उच्चतम घात 3 न है, तो 3 घात के पद में s के स्थान पे 1 और y के स्थान पे m रखेंगे, उसको phi 3m से दर्शाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखोगे? वक्र के समीकरण 1 में, वक्र के समीकरण 1 में उच्चतम घात 3 के पद में, घात 3 के पद में s बराबर 1 व y बराबर m रखने पर तो क्या होगा? phi 3m, तो ये होगा 1 का क्यूब 2 गुणे 1 का स्क्वायर इंटू m, 1 इंटू m स्क्वायर, तो phi 3, ठीक है ना, phi 3m बराबर आ गया 1 प्लस 2m माइनस m स्क्वायर। ठीक है ना, क्या आ गया? ये आ गया m माइनस 2m का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें ये कहीं और गलत लिख दिए हैं, कोई क्वेश्चन मिस कर दिए हैं कहीं पे। ये ठीक कौन को, अरे 2y³ है, ये कहाँ 2y³? ये 3 लिख दिए हैं। वक्र का समीकरण देखो, s³ दिया है, 2x² दिया है, प्लस माइनस xy² दिया है, फिर प्लस माइनस 2y³ नहीं लिखे हैं यहाँ, माइनस, दोबारा इसको काट के ही लिखते हैं थोड़ा सा।